हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। बिहार में जो जूनियर अकाउंट्स क्लर्क की वैकेंसी आई है उसकी प्रिपरेशन में आप लोग को करा रही थी। तो आज की वीडियो में भी ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। इससे पहले भी मैं इस पर काफी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसकी एक अलग से प्लेलिस्ट चैनल पर अपलोड है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, देख लीजिएगा। काफी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंडर ऑडिट इन डेप्थ गहन जांच के अंतर्गत ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एग्जामाइंड, सभी लेखा पुस्तकों की जांच होती है। स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एग्जामाइंड, विशेष लेखा पुस्तकों की जांच होती है। ओनली कैश बुक इज एग्जामाइंड, केवल रोकड़ बही की जांच होती है। नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो गहन जांच होती है, ऑडिट इन डेप्थ होता है, तो उसके अंतर्गत किस तरह की लेखा पुस्तकों की जांच की जाती है। आपको पता ही होगा कि दो तरह से जांच की जाती है। एक हो जाता है टेस्ट चेकिंग, दूसरा हो जाता है ऑडिट इन डेप्थ। तो यहाँ पर कब की जाती है या क्या होती है। तो जो गहन जांच होती है उसमें सारे अकाउंट्स जो आपने बनाए सबकी जांच नहीं होती है। किसी स्पेशल या किसी विशिष्ट जो आपका ट्रांजैक्शन है, कोई लेन देन है, उसके बारे में हम गहनतापूर्वक जांच करते हैं। उसके बारे में हम सारी जांच करते हैं डेप्थ में जा करके। तो रिलेटेड जो भी हमारे पास वाउचर्स होते हैं, जो भी हमने अकाउंट बनाए हैं, जो भी हमने जहाँ जहाँ इंट्रेस्ट करी है उससे रिलेटेड, उन सब की हम विस्तृत जांच करते हैं, अच्छे से जांच करते हैं, जिससे कि किसी भी तरह की कोई भी त्रुटि ना हो या हमें कोई सस्पिशियस लग रहा है तो उसी के बारे में हम डिटेल में जांच करते हैं। वो हो जाती है आपकी ऑडिट इन डेप्थ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, स्पेसिफाइड बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एग्जामाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स: ऑडिट नोटबुक, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट रिपोर्ट्स, ऑडिट फीस। द करेक्ट सीक्वेंस इन विच ऑडिटर प्रिपेयर्स द डॉक्यूमेंट्स। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपके नीचे कुछ डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं, लेखा परीक्षक नोटबुक है, लेखा परीक्षक कार्यक्रम है, लेखा परीक्षक प्रतिवेदन है, लेखा परीक्षक फाइलें हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो लेखा परीक्षक होता है उन्हें तैयार किस अनुक्रम में, किस सीक्वेंस में करता है। तो यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस में बताना है कि किस सीक्वेंस में इन जो बुक्स दे रखी हैं, जो भी चीजें दे रखी हैं, उनको एक ऑडिटर होगा प्रिपेयर करेगा। तो सबसे पहले क्या बनाएगा। तो सबसे पहले आपको पता ही है किसी भी चीज की क्या की जाती है, प्रोग्राम तैयार किया जाता है, उसका कार्यक्रम तैयार किया जाता है। एक बार आप प्रोग्राम तैयार कर लेंगे उसी के अकॉर्डिंग तो फिर आप काम करेंगे अपना। तो सबसे पहले क्या होता है, लेखा परीक्षा कार्यक्रम यानी कि ऑडिट प्रोग्राम तैयार किया जाता है। दूसरे नंबर पे क्या होता है, लेखा परीक्षा नोटबुक बनती है, यानी कि हम सारी चीजें जो होती हैं उनको, उनके लिए एक नोटबुक बनाते हैं, इसमें कि हम सब कुछ लिख सकें। फिर आता है लेखा परीक्षक फाइलें, यानी कि जो हमारा ऑडिट फाइल्स है वो तैयार की जाती हैं। और सबसे लास्ट में क्या होता है, रिपोर्ट। रिपोर्ट तो आखिर में ही आएगी जब सारे काम हम कर लेंगे, उसी के बाद तुम रिपोर्ट बनाएंगे किसी चीज की। तो सबसे रिपोर्ट तो सबसे लास्ट में आएगी। तो यहाँ पर जो करेक्ट सीक्वेंस होगा आपका सी हो जाएगा कि सबसे पहले ऑडिट प्रोग्राम हो जाएगा, उसके बाद ऑडिट नोटबुक हो जाएगा, उसके बाद ऑडिट फाइल्स आएंगी, लास्ट में आएगा ऑडिट रिपोर्ट। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। अगर इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो आप थोड़ा सा ध्यान भी दे सकते हैं। जैसे कि आपको ये पता है कि ऑडिट रिपोर्ट सबसे लास्ट में बनती है, तो ऑडिट रिपोर्ट वाला आपका सबसे लास्ट में हो गया, तो आप बाकी के ऑप्शंस के बाहर हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आपका बाहर हो गया। अब कंफ्यूजन आया आपका सी और डी में। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई एक पॉइंट उठाइए जो आपको समझ में आ रहा हो, उसी को ध्यान में रख करके एक आप सीक्वेंस तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सी और डी मिल जाएंगे। अब आपको सी और डी में से देखना है, 4 4 जो है वो इक्वली आ रहा है आपका, 4 3 4 3। तो अब आपको कंफ्यूजन 1 और 2 में है कि पहले 1 वाला ऑप्शन है या पहले 2 वाला है। तो प्रोग्राम पहले बनता है, सीधी सी बात है, आपका पहले आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ये एक तरीका है, मैंने आपको बताया कि आपको नहीं पता है सही सीक्वेंस तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द ऑडिट ऑफ ज्वाइंट कंपनी इज। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए अंकेक्षण कंपलसरी है, अनिवार्य है, ऑप्शनल है, वैकल्पिक है, वॉलंटरी है, ऐच्छिक है, नन ऑफ द अबव, में से कोई नहीं। तो जो एक संयुक्त पूंजी कंपनी होती है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती है, वो आपका जो कंपनीज एक्ट 1956 था, अब तो जो चल रहा है वो आपका 2013 चल रहा है, तो उसमें के अंतर्गत क्या है, कंपलसरी है जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी उसका ऑडिटिंग करवाना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, कंपलसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉचिंग इज कंसर्न विद। प्रमाणन का संबंध है वेरिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, लेन देनों की अधिकारिता एवं प्रमाणिकता से, वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, प्रलेखी साक्ष्यों की वैधता से, एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्डेड एंट्रीज एंड पोस्टिंग्स इन बुक,
पुस्तकों में अभिलेखित प्रविष्टियों एवं खतौनियों की शुद्धता से, ऑल ऑफ अबव, उपयुक्त सभी से। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो वाउचिंग होती है, जो प्रमाणन होता है, उसका संबंध किससे होता है। तो प्रमाणन होता क्या है, वाउचिंग क्या होती है, आपने प्रमाणन के बारे में पढ़ा होगा ना। तो वाउचिंग का मतलब ये हो जाता है कि जो भी आपने अकाउंट्स अपने बनाए हैं, उन अकाउंट्स को आपने किसी न किसी रिसिप्ट के बेसिस पर ही तो उसकी एंट्रीज करी होंगी। क्योंकि जब आप जर्नल में लिखते हैं तो आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया होता है उसकी आपको कुछ रसीदें मिलती हैं, रिसिप्ट मिलती है, इनवाइस मिलता है, कैश मेमो मिलता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने जो भी आपने अकाउंट्स रखे हैं, जो जर्नल बनाया है, उसमें एंट्री करते हैं। तो वो सारे जो रिकॉर्ड्स आपने रखे होते हैं, जिन रिसिप्ट के, जिन बीजक होते हैं, इनवाइस होते हैं, उनके बेसिस पे तो वो अब आपके क्या कहलाते हैं, प्रमाणक कहलाते हैं, वाउचर्स कहलाते हैं। और उनके बेसिस पे जब आप अपने अकाउंट्स की जांच करते हैं, उनको चेक करते हैं, तो वो आपकी प्रोसेस कहलाती है प्रमाणन, यानी कि वाउचिंग कहलाती है। तो अब देख लेते हैं कि वाउचिंग का किससे रिलेशन होता है। तो यहाँ पर लेन देनों की आधिकारिकता, प्रमाणिकता करेक्ट है, ये देखना कि जो भी अकाउंटिंग करी गई है वो ऑथेंटिक है, सही है या नहीं है, करेक्ट है। तो लेखी साक्ष्यों की वैधता, ये भी करेक्ट है कि ये देखना कि जो भी एविडेंस है वो वैलिडेट है या नहीं है। अगर आपने कोई इस तरह की एंट्री कर रखी है जिसका आपके पास एविडेंस नहीं है, कोई आपके पास रिसिप्ट नहीं है, कोई बीजक नहीं है, इनवाइस नहीं है, तो हो सकता है कि वो फेक हो या गलत हो या धोखाधड़ी के उद्देश्य से रखा गया हो, धोखाधड़ी के उद्देश्य से आपने गलत एंट्री दिखाई हो। पुस्तकों में अभिलेखित प्रविष्टियों खतौनियों की शुद्धता से एक्यूरेसी ही चेक की जाती है, जो मिलान किया जाता है आपस में मैच करके। तो ये तीनों ही चीजों से रिलेशन होता है वाउचिंग का। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर वाउचिंग चेकिंग इज डन ऑफ। प्रमाणन के अंतर्गत जांच की जाती है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की, फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अंतिम लेखा पुस्तकों की, बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठी की, ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। तो जो वाउचिंग होती है उसमें हम किस चीज की जांच करते हैं या कहाँ पर किस चीज से हम मिलान करते हैं। तो आप इससे किससे मिलान करेंगे, जो आपने पहले जो जर्नल बनाया है, जो प्रारंभिक लेखक की आपकी ओरिजिनल एंट्रीज की बुक होती है, आप वहां से मिलान करेंगे, क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे आप आगे के अकाउंट्स को तैयार करते हो। कि एक पूरी प्रोसेस होती है, आपको पता ही होगा कि जो हम अकाउंटिंग का काम करते हैं तो सबसे पहले हम अपनी जो बुक कीपिंग का काम है, पुस्तकालन है, उसको करते हैं, फिर अकाउंटिंग आती है। तो पुस्तकालन बुक कीपिंग में आप पहले जर्नल में एंट्रीज करते हैं, उसके बाद जर्नल से आपकी जो उसकी और सब्सिडरी बुक्स जो सहायक बहियां हैं, जैसे परचेज बुक है, रिटर्न परचेज रिटर्न है, कैश बुक है और साथ ही सेल्स बुक है, ये सारी बुक्स बनाते हैं। उसके बाद आप उससे लेजर बनाते हैं। लेजर बनाने के बाद फिर हम फाइनल अकाउंट से तब जाते हैं, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, पीएनएल बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। ये सब एक प्रोसेस के तहत चलता है। तो सबसे पहले जो प्रमाणन होता है तो किसकी जांच करते हैं हम, जो हमारी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज होती हैं, प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की। अगर वहां पर आपने एंट्रीज सही करी हैं तो हम ये मानते हैं कि आगे भी एंट्रीज हमारी सही होंगी, क्योंकि हमने उसी के बेसिस पर ही आगे की एंट्रीज भी की होंगी। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो एक चीज का ये भी ध्यान रखिए कि जो बैलेंस शीट है, अगर डायरेक्ट आप बैलेंस शीट से जब मिलाने लगेंगे तो आपको समझ ही में नहीं आएगा कि क्या एंट्री है, क्योंकि वो तो बैलेंस से बनी हुई है ना। जो आपने अकाउंट रखे थे उसके बैलेंस से बनी हुई है, तो आपको उससे कुछ समझ में नहीं आएगा या आपस में मैचिंग करने ही नहीं बनेगा। या फाइनल अकाउंट से करेंगे तो फाइनल अकाउंट में भी आपका पीएनएल और बैलेंस शीट ही आती है, तो उसमें भी नहीं हो पाएगा। इसलिए जो आपने स्टार्टिंग में मेन आपकी जो एंट्रीज की बुक होती है वहां से शुरू किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वॉचिंग एम्प्लाइज प्रमाणन है इंस्पेक्शन ऑफ रिसीप्ट, रसीदों का निरीक्षण, एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर्स टू चेक ऑथेंटिसिटी ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्डों के प्रमाणिकता की जांच के लिए प्रमाणकों का परीक्षण, सरप्राइज चेकिंग ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, लेखांकित रिकॉर्डों की आकस्मिक जांच, एग्जामिनिंग द वेरियस एसेट, विभिन्न संपत्तियों का परीक्षण। काफी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा भी है। प्रमाणन क्या है आपसे पूछा है कि रसीदों का जब निरीक्षण करते हैं उसे प्रमाणन कहते हैं, या फिर जो रिकॉर्ड्स आपने रखे हैं उनकी प्रमाणिकता की जांच हम कर रहे हैं प्रमाणकों द्वारा, वो आपका जो है प्रमाणन है। या फिर जो हम लेखांकित जो हमने अकाउंट्स रखे हैं, जो रिकॉर्ड्स रखे हैं, उसकी एक आकस्मिक हम जांच कर रहे हैं, सरप्राइज चेकिंग कर रहे हैं, वो प्रमाणन है। या फिर जो एसेट्स है हमारी उसका हम एग्जामाइन कर रहे हैं उसको, वो हमारा प्रमाणन है। प्रमाणन क्या है, प्रमाणन है आपका कि जब आप उनकी ऑथेंटिसिटी की, उनकी एक्यूरेसी की जो चेकिंग करते हैं वाउचर्स से मिलान करके, वो होता है आपका प्रमाणन यानी कि वाउचिंग। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। बहुत सिमिलर से क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा आपका ध्यान हटेगा, कहते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वही वाला आपका होगा कि आंसर गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि किस चीज का एग्जामिनेशन होता है, किस चीज की जांच की जाती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। निम्नलिखित में से किसे अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। रूटीन चेकिंग नैतिक जांच को, इंटरनल चेक आंतरिक जांच को, अकाउंटिंग लेखांकन को, वाउचिंग प्रमाणन को। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि किसे अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग कहा जाता है। तो इसे जो प्रमाणन होता है आपका, जो वाउचिंग होती है, उसे ही कहा जाता है बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, क्योंकि जितना अच्छा प्रमाणन होगा, जितनी अच्छे से आप वाउचिंग करेंगे, उतना ही आप ट्रस्ट कर सकते हैं उन जो अकाउंट्स रखे गए हैं उन पर कि हाँ वो अकाउंट सही है। क्योंकि जितना ज्यादा आपके पास वाउचर्स अवेलेबल होंगे तो एंट्रीज की आपस में जांच करना, मिलान करना पॉसिबल हो पाएगा, उतना ही ज्यादा एक्यूरेट हम मानेंगे कि आपने जो अकाउंट रखे थे वो होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडिटर्स रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू। अंकेक्षक का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है द डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी, कंपनी के संचालकों को, बैंकर्स ऑफ ए कंपनी, कंपनी के बैंक को, शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी, कंपनी के अंशधारियों को, क्रेडिटर्स ऑफ ए कंपनी, कंपनी के लेनदारों को। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अंकेक्षक की रिपोर्ट होती है वो किससे दी जाती है या किसके के सामने प्रस्तुत की जाती है, किसको सबमिट की जाती है। तो जो अंकेक्षक की रिपोर्ट होती है वो जो शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी के अंशधारी होते हैं, उनको दी जाती है। क्योंकि कंपनी के अंशधारियों को ही कंपनी का ओनर कहा जाता है, ओनर माना जाता है, इसलिए उनको ही साधारण सभा में जो रिपोर्ट होती है वो प्रस्तुत की जाती है या सबमिट की जाती है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंडिपेंडेंट एंड क्रिटिकल इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस इज नोन एज। प्रबंधकीय प्रक्रिया की स्वतंत्र एवं आलोचनात्मक जांच को कहा जाता है ऑपरेशनल ऑडिट, संचालन अंकेक्षण, फाइनेंशियल ऑडिट, वित्तीय अंकेक्षण, मैनेजमेंट ऑडिट, प्रबंध अंकेक्षण, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रबंधकीय प्रक्रिया यानी कि जो मैनेजरियल प्रोसेस होती है, मैनेजमेंट प्रोसेस होती है, उसकी एक स्वतंत्र रूप से और क्रिटिकल आलोचनात्मक जांच करना कि क्या गलत है क्या सही है, इसके बारे में क्लियरली बोलना, क्लियरली चेकिंग करना, तो वो जांच क्या कहलाएगी, किस तरह का अंकेक्षण कहलाती है। तो वो हो जाता है आपका मैनेजमेंट ऑडिट यानी कि प्रबंध अंकेक्षण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। उसमें यह देखा जाता है या एवेल्युएशन किया जाता है, इस चीज का एवेल्युएशन किया जाता है कि जो प्रबंध है, मैनेजमेंट है, वो सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटरी ऑडिट इज कंपल्सरी फॉर। वैधानिक अंकेक्षण अनिवार्य है ऑल पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सभी सार्वजनिक सीमित कंपनियों के लिए, ऑल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सभी निजी सीमित कंपनियों के लिए, ऑल ज्वाइंट स्टॉक लिमिटेड कंपनीज, सभी संयुक्त पूंजी वाली सीमित कंपनियों के लिए, ऑल बिजनेस कंसर्न, सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए। तो जो स्टेटरी ऑडिट होता है वैधानिक अंकेक्षण होता है। अंकेक्षण कई तरह का होता है, इससे पहले के प्रीवियस वीडियो में मैं इसको इंक्लूड कर चुकी हूँ। टाइप्स ऑफ ऑडिट जो होते हैं उस रिलेटेड क्वेश्चंस थे, अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, देख लीजिएगा वहां से जाकर। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि स्टेटरी ऑडिट जो होगा वो किसके लिए कंपलसरी है, किसके लिए अनिवार्य होता है, तो वो हो जाता है जो ज्वाइंट स्टॉक लिमिटेड कंपनीज होती हैं उनके लिए कराना। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट ऑडिट इज कंसर्न्ड विद वेरिफिकेशन ऑफ। प्रबंध अंकेक्षण का संबंध निम्नलिखित सत्यापन से है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए कंपनी, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंपनी, रिव्यू ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रोसीजर्स, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो प्रबंधकीय अंकेक्षण मैनेजरियल ऑडिट किया जाता है तो किससे रिलेटेड होता है, कंपनी की लाभदायकता से, कंपनी की वित्तीय स्थिति से, प्रबंध पद्धति और प्रक्रियाओं की समीक्षा से, इनमें से कोई नहीं। जो मैनेजमेंट ऑडिट होता है वो किससे कंसर्न होता है कि जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट सिस्टम है किस तरह से काम कर रहा है और उसके प्रोसेस प्रक्रियाएं जो है वो जो पद्धतियां अपना रहा है उसकी एक तरह का रिव्यू करना, उसकी तरह की समीक्षा करना। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इज टू बी फर्निश टू। लागत अंकेक्षण की आख्या निम्न को प्रस्तुत की जाती है द कंपनी, द सेंट्रल गवर्नमेंट विद ए कॉपी टू कंपनी, द सेंट्रल गवर्नमेंट, द कंपनी सेक्रेटरी। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो लागत अंकेक्षण करवाया जाता है, जो कॉस्ट ऑडिट होता है, उसकी जो रिपोर्ट होती है वो किसे सबमिट की जाती है, किसको दी जाती है, कंपनी को दी जाती है या फिर जो केंद्र सरकार है तो उसकी केंद्र सरकार को दी जाती है और उसकी एक कॉपी जो होगी, प्रतिलिपि जो होगी वो कंपनी को दी जाएगी या सिर्फ केंद्र सरकार को या फिर कंपनी के सचिव को। कॉस्ट ऑडिट होता है उसकी जो रिपोर्ट दी जाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाती है और उसकी एक कॉपी जो होगी वो कंपनी को दी जाएगी। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट कॉल फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन। निम्न में से किसके भौतिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं होती है,
स्टॉक, प्लांट, लूज टूल्स, गुडविल। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसी कौन सी यहाँ पर एसेट्स आपकी दे रखी हैं, तो आपको ये बताना है कौन सी ऐसी एसेट है जिसका फिजिकल वेरिफिकेशन अनिवार्य नहीं होता, कंपलसरी नहीं होता। आपको पता होगा दो चीजें होती हैं, एक होता है मूल्यांकन, दूसरा होता है सत्यापन। इवैल्यूएशन होता है और साथ ही वेरिफिकेशन होता है। वैल्यूएशन में ये देखा जाता है कि जितनी वैल्यू पर दिखाई गई है कंपनी एक्चुअल में उसकी वैल्यू है या नहीं है, उसको मूल्यांकित किया जाता है, उसके बाद उसको वेरीफाई किया जाता है, सत्यापित किया जाता है। तो इसी में ही भौतिक सत्यापन भी किया जाता है। ये देखा जाता है कि फिजिकली वो एक्चुअल में है भी उस कंपनी के पास कि नहीं है, या सिर्फ अकाउंट्स में ही उसको दिखाया गया है। तो कौन सी ऐसी एसेट होगी जिसमें इसकी आवश्यकता नहीं होती, तो वही एसेट होगी जो आपकी इंटैंगिबल होगी, अमूर्त होगी। तो इसमें से इंटैंगिबल एसेट कौन सी है? स्टॉक भी टैंगिबल है, प्लांट भी टैंगिबल है, लूज टूल्स भी टैंगिबल एसेट। इंटैंगिबल एसेट कौन सी है? वो गुडविल हो जाएगी, ख्याति होती है। तो जो ख्याति होगी उसका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किया जाता। ख्याति की गणना की जाती है, ख्याति का मूल्यांकन होता है। इसकी आपके मेथड्स हैं, 4 तरह के मेथड्स दे रखे हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, एन्युटी मेथड होता है और कैपिटलाइजेशन वैल्यू से निकाला जाता है। तो 4 तरह के मेथड्स होते हैं गुडविल निकालने के, लेकिन उसका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता क्योंकि ये एक इंटैंगिबल एसेट है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल कंट्रोल इंक्लूड्स, आंतरिक नियंत्रण में शामिल होता है इंटरनल चेक, आंतरिक रोकथाम या आंतरिक जांच, इंटरनल ऑडिट, आंतरिक लेखा परीक्षण, बोथ ए एंड बी दोनों, टेस्ट चेकिंग ओनली, केवल परीक्षण जांच। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आंतरिक नियंत्रण होता है, इंटरनल कंट्रोल होता है, उसमें क्या शामिल होता है, क्या इंक्लूड किया जाता है। जब हम आंतरिक नियंत्रण की बात करते हैं तो वहाँ पर दो चीजें आती हैं, एक हो जाता है इंटरनल चेक और दूसरा हो जाता है इंटरनल ऑडिट। इन दोनों को ही इसमें शामिल किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल कंट्रोल इज, आंतरिक नियंत्रण है, अ पार्ट ऑफ इंटरनल चेकिंग, अ पार्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट, होल सिस्टम ऑफ कंट्रोल बाय द मैनेजमेंट, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आंतरिक नियंत्रण होता है वो क्या रहेगा या किसका वो एक पार्ट होता है, कि आंतरिक निरीक्षण का भाग है, आंतरिक अंकेक्षण का भाग है, प्रबंधन द्वारा नियंत्रण की संपूर्ण व्यवस्था है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आंतरिक नियंत्रण होता है वो क्या रहता है, जो आपका प्रबंध द्वारा नियंत्रण की एक संपूर्ण व्यवस्था होती है, वो कहलाता है आपका आंतरिक नियंत्रण, इंटरनल कंट्रोल। और इसके दो भाग होते हैं, इसके अंदर दो पार्ट होते हैं। कौन से हो जाते हैं? एक हो जाता है इंटरनल चेकिंग और दूसरा हो जाता है इंटरनल ऑडिट। दो तरह के होते हैं, आंतरिक अंकेक्षण और आंतरिक निरीक्षण। यानी कि आंतरिक नियंत्रण, इंटरनल कंट्रोल बड़ा है और उसके अंदर उसके दो भाग हैं, दो पार्ट हैं। कौन कौन से? एक इंटरनल चेकिंग आता है और दूसरा इंटरनल ऑडिट आता है। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक क्लर्क के काम की जांच दूसरे क्लर्क द्वारा स्वचालित रूप से की जाती है, इसे डैश कहा जाता है। द वर्क ऑफ वन क्लर्क इज ऑटोमेटिकली चेक बाय अनदर क्लर्क इज कॉल्ड डैश। इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब इस तरह से अंकेक्षण का काम किया जाएगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक क्लर्क काम कर रहा है उसके काम की जांच को दूसरे क्लर्क के द्वारा करवा लिया जाता है। इससे क्या रहता है कि जब फाइनल अंकेक्षण होगा तो वहां पर ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता, या किसी भी तरह के फ्रॉड किए जा रहा है या कोई भी गबन किया जा रहा है तो उसकी पकड़ भी फौरन हो जाती है। या अगर किसी तरह की कोई त्रुटि हो गई है, कोई गलती है, कोई एरर है, तो जल्दी पकड़ में आ जाता है, जिससे जो हमारे अकाउंट्स बनते हैं वो सही रहते हैं, एक्यूरेट रहते हैं, फ्रेश रहते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की जांच को क्या कहा जाता है? ये हो जाता है इंटरनल चेक, यानी कि आंतरिक जांच। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के स्वामी को डैश कहा जाता है। द ओनर्स ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड डैश, डिबेंचर होल्डर्स, डेटर्स, शेयर होल्डर्स, नन ऑफ द अबव। तो जो कंपनी का स्वामी है वो क्या कहलाता है? क्योंकि कंपनी का जो स्वामी होता है, यानी कि स्वामी वही होता है जो अगर हानि हो रही है, जिसको लॉस हो रहा है कंपनी को, तो लॉस को भी वही बेयर कर रहा है। तो कौन होता है? वो हो जाते हैं शेयर होल्डर्स, यानी कि जो अंशधारी होते हैं। जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उनको तो इंटरेस्ट मिलता ही है, कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका प्रॉफिट या उनका जो डिविडेंड होता है वो पहले से डिसाइडेड नहीं होता। जिस तरह अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है उसी के अकॉर्डिंग ही उनको डिविडेंड भी दिया जाता है। तो पहले से पूर्व निर्धारित दर नहीं रहती है डिविडेंड के लिए, इसीलिए उन्हें कंपनी का स्वामी माना जाता है। क्योंकि अगर किसी वर्ष प्रॉफिट नहीं होगा तो उस वर्ष उनको डिविडेंड भी नहीं मिलता। तो यहाँ पर कंपनी के स्वामी कौन हो जाएंगे? जो शेयर धारक होते हैं, अंशधारी होंगे, शेयर होल्डर्स होंगे। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जांच का मुख्य उद्देश्य डैश है। द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज डैश टू डिस्कवर एरर एंड फ्रॉड्स, टू प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड्स, टू वेरीफाई स्टेटमेंट्स, ऑल द अबव। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अनुसंधान इन्वेस्टिगेशन होता है, अक्सर हम लोग जो अंकेक्षण है, अनुसंधान क्या हो जाता है, जब किसी विशेष ज्ञान की, किसी विशेष चीज की खोज की जा रही होती है तो वो क्या कहलाता है, इन्वेस्टिगेशन कहलाता है। यानी कि टू डिस्कवर समथिंग इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपके कह रहा है कि क्या होगा या उसका क्या मेन ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, तो त्रुटि और धोखाधड़ी का पता लगाना करेक्ट हो जाएगा, उनको रोकना ये भी रहेगा, और साथ ही जो स्टेटमेंट्स हैं, जो विवरण हमने बनाए हैं, उनको सत्यापित करना, तो तीनों ही हो जाते हैं। तो एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईपीए का तथ्य नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्ट ऑफ ईपीए, इकोनॉमिक ऑडिट, एफिशिएंसी ऑडिट, एक्सपेंडिचर ऑडिट, इफेक्टिवनेस ऑडिट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है वो ईपीए का तथ्य नहीं होगा। तो पहले इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये जाने कि ईपीए क्या होता है। ईपीए जो होगा आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी एक होती है, तो इसके द्वारा एक ऑडिट करवाया जाता है, जो आपका नाम से क्लियर हो गया है, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। ये देखना कि जो संस्था है उसमें जिस तरह के कार्य हो रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसा तो नहीं है जिससे कि आपके जो एनवायरमेंट हो उसको किसी तरह का हार्म हो रहा हो, जैसे कि एयर है, वाटर है, लैंड है, इन सब चीजों में किसी तरह का कुछ कोई पोल्यूशन तो नहीं हो रहा, किसी तरह का कोई हार्म तो नहीं पहुंच रहा है, इन सब का ऑडिट किया जाता है इसमें। तो अब इम्पोर्टेंट आता है कि इसमें क्या चीज शामिल नहीं होती है। तो इकोनॉमिक ऑडिट भी आता है, एफिशिएंसी ऑडिट भी आता है और इफेक्टिवनेस ऑडिट भी आता है। तीनों को ही ध्यान में रखा जाता है। इसमें क्या नहीं होता, एक्सपेंडिचर ऑडिट नहीं होता, जो व्यय होते हैं उनका अंकेक्षण नहीं किया जाता, बल्कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके बारे में ये देखा जाता है कि वो कितने अच्छी कुशलता से काम कर रही है, क्या उसका इफेक्टिवनेस है, क्या प्रभावशीलता है, क्या किसी तरह का कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा है जिससे कि कोई जो एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल हो। ये सारी चीजें होती हैं, वो रिस्क फैक्टर्स को देखा जाता है जो कि एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल रहेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऑडिट के लिए भौतिकता का स्तर निर्धारित करते समय किस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। इन डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ मटेरियलिटी फॉर एन ऑडिट व्हाट शुड नॉट बी कंसीडर्ड। इसमें ध्यान दीजिएगा, पूछा है नॉट बी कंसीडर्ड, किसे ध्यान नहीं दिया जाता। वेयर एरर the auditor remuneration, adjusted interim financial statement, where air financial statement। तो यहाँ पर किसका ध्यान नहीं दिया जाता, तो पिछले वर्षों में क्या गलतियां, क्या त्रुटियां रही हैं उस पर ध्यान दिया जाता है। जो समायोजित अंतरिम वित्तीय विवरण है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा, और पिछले वर्षों का वित्तीय विवरण भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस पर भी ध्यान दिया जाता है। जो लेखा परीक्षक है, अंकेक्षक है, उसका जो पारिश्रमिक होता है, रेम्यूनरेशन होता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। बाकी अंकेक्षण में सही ढंग से अंकेक्षण का कार्य हो पाए, बाकी तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट होंगी उसके लिए। तो क्वेश्चन में जो पूछा था क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हो जाएगा द ऑडिटर रिम्यूनरेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिटिंग अश्योरेंस स्टैंडर्ड डील्स विद ऑडिट प्लानिंग। कितने से कौन सा ऑडिटिंग अश्योरेंस मानक ऑडिट योजना से संबंधित है। AAS7, AAS8, AAS9, AAS3। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो ऑडिट अश्योरेंस स्टैंडर्ड है वो ऑडिट प्लानिंग से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म आपको पता ही चल गई, AAS की क्या हो जाएगी, ऑडिटिंग अश्योरेंस स्टैंडर्ड। पूछ सकता है एग्जाम में ये भी, तो ध्यान में रखिएगा। जो ऑडिट प्लान किया जाता है, ऑडिट योजना तैयार की जाती है, उससे कौन सा रिलेटेड होगा, तो वो हो जाएगा AAS8, यानी कि जो अकाउंटिंग अश्योरेंस स्टैंडर्ड 8 है वो आपका ऑडिट प्लानिंग से रिलेटेड होता है। और क्वेश्चन आ जाता है कि जो 7, 9, 3 है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं कि ये किससे रिलेटेड है, एग्जाम में आता है तो कोई भी पूछ सकता है आपसे। तो जो 7 हो जाएगा वो होगा रिलेइंग अपॉन द वर्क ऑफ एन इंटरनल ऑडिटर, इससे रिलेटेड है। और जो 9 होगा यूजिंग द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट, इससे रिलेटेड होगा। और जो 3 होगा वो हो जाएगा डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड। ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्किंग पेपर्स डैश की संपत्ति है। वर्किंग पेपर्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ द डैश, क्लाइंट एंड ऑडिटर, ऑडिटर, क्लाइंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्वेश्चन कहने का मतलब यह है यहाँ पर कि जो ऑडिट किया जाता है उसमें जो प्लानिंग किया जाता है, तो कुछ प्रोग्राम बनाया जाता है, कुछ फाइल्स बनाई जाती हैं, नोट्स तैयार किए जाते हैं।
तो वो वर्किंग पेपर्स कहलाते हैं। तो वो पेपर्स जो होते हैं वो किसकी प्रॉपर्टी होते हैं, किसकी संपत्ति होते हैं, ग्राहक की और अंकेक्षक दोनों की, या फिर सिर्फ अंकेक्षक की, ग्राहक की, या फिर जो समता अंशधारक होते हैं उनकी। तो यहाँ पर किसके होंगे वो ऑडिटर के होते हैं। ऑडिटर का ही उस पर अधिकार रहता है, राइट होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। डैश द्वारा भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं, नन। तो जो आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, इसको जो अपॉइंट किया जाता है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लेखा परीक्षा कार्यक्रम की तैयारी के प्राथमिक उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है। Which of the following best describes the primary purpose of audit program preparation? To detect errors or fraud, to comply with gap, to gather sufficient appropriate evidence, to assess audit risk। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अंकेक्षण का कार्यक्रम बनाया जाता है या उसकी तैयारी के लिए जो प्राथमिक उद्देश्य रहते हैं उसमें सबसे अच्छा यानी कि आपको बेस्ट बताना है कि कौन सा उद्देश्य रहता है। त्रुटियों या धोखाधड़ी का पता लगाना, जो आपका गैप है उसका जो भी उनके नियम है उनका पालन करने के लिए, पर्याप्त उचित साक्ष्य जुटाने के लिए, प्रमाणन जिसे कहा जाता है जो प्रमाणक होते हैं, लेखा परीक्षक जोखिम का आकलन करना। तो यहाँ पर जो तैयार किया जाता है अंकेक्षक कार्यक्रम पूरा अपनी जो प्रिपरेशन की जाती है उसका मेन ये एम रहता है कि जो भी एविडेंस है उनको आप जुटा सकें जिससे कि एक अच्छी रिपोर्ट तैयार की जाए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्किंग पेपर की तैयारी में निम्नलिखित में से कौन सा लाभ नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ वर्किंग पेपर। यानी कि जो वर्किंग पेपर्स तैयार किए जाते हैं ऑडिटर या उसकी टीम के द्वारा तो उसका क्या बेनिफिट नहीं होता। टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर रिव्यू ऑफ ऑडिट वर्क, टू प्रोवाइड ए बेसिस फॉर सब्सिक्वेंट ऑडिट्स, टू इंश्योर ऑडिट वर्क इज बीइंग कैरिड आउट एज पर प्रोग्राम, टू प्रोवाइड ए गाइड फॉर एडवाइजिंग अनदर क्लाइंट ऑन सिमिलर इशूज। क्वेश्चन में ध्यान दिया करिए कि क्या पूछ रहा है या नहीं है। यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा बेनिफिट या एडवांटेज नहीं होगा। तो अंकेक्षक कार्य की समीक्षा के लिए आधार प्रदान करना बिल्कुल रहता है, ये तो बहुत बड़ा एडवांटेज है, एक बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। इसे तैयार किया जाता है कि कार्य जो भी किया जा रहा है उसका एक रिव्यू बनाया जा सके, रिव्यू दिया जा सके। आगामी ऑडिट के लिए आधार प्रदान करना कि फ्यूचर में जो ऑडिट करे जा रहे हैं तो उन पेपर से बहुत हेल्प होती है कि किस तरह से किया गया था, क्या पद्धति रही थी, किस तरह का ऑडिट ऑलरेडी कंपनी में चल रहे हैं, इंटरनल है एक्सटर्नल है, किस तरह से किया जाता है। यह सुनिश्चित करना कि ऑडिट कार्य कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है। ये भी सही है कि जो हमने प्रोग्राम तैयार किया था ऑडिटर ने उसी के अकॉर्डिंग कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समान मुद्दों पर किसी अन्य ग्राहक को सलाह देने के लिए एक मार्गदर्शिका तैयार करना। तो ये प्रॉपर्टी किसकी होते हैं, ऑडिटर की होते हैं। तो जो भी क्लाइंट है उसके लिए किसी तरह से हेल्पफुल नहीं होंगे या उसको किसी तरह का एडवाइस देने के लिए हेल्पफुल ये वाले पेपर्स नहीं रहते। तो यही एक लाभ नहीं होगा। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड फॉर डैश ईयर्स। भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है। अभी हमने पढ़ा कि नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति करता है। कितने वर्षों के लिए की जाती है, तो ये 6 वर्षों के लिए की जाती है, 6 ईयर्स के लिए की जाती है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरिफिकेशन इंक्लूड सत्यापन में शामिल है वैल्यूएशन, मूल्यांकन, एग्जिस्टेंस, विद्यमानता, ओनरशिप एंड टाइटल, स्वामित्व एवं सत्वाधिकार, ऑल द अबव, ये सभी। तो दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका सत्यापन, दूसरा हो जाता है मूल्यांकन यानी कि वेरिफिकेशन हो जाता है और हो जाता है वैल्यूएशन। 2 पॉइंट रहते हैं। तो जब वेरिफिकेशन की बात की जाती है यानी कि जब सत्यापन की बात की जाती है तो सत्यापन में मूल्यांकन भी आता है, विद्यमानता भी आती है, स्वामित्व एवं सत्वाधिकार भी आता है। क्योंकि सत्यापन आप तभी तो करेंगे जब आपने ऑलरेडी मूल्यांकन किया होगा, आपने देखा है कि वो संपत्ति कितने की है, उसकी कितनी करंट में प्राइस वैल्यू कितनी बन रही है, मार्केट वैल्यू कितनी बन रही है। विद्यमानता में एक्चुअल में ये देखना कि वो जो पेपर्स में दिखाया है, जो अकाउंट्स में दिखाया है, एक्चुअल में एग्जिट भी करती है वो प्रॉपर्टी की जो सिर्फ पेपर्स में दिखा दिया गया एसेट को बढ़ाने के लिए। सिर्फ आपके अकाउंट्स दिखा रहे हैं एसेट्स को आपकी बढ़ाने के लिए, एक्चुअल में वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही।
अब यहाँ पे एक पॉइंट ये भी आता है कि आपकी अगर इंटेंगिबल है तो इंटेंगिबल है तब भी उसकी वैल्यूएशन निकाली जाती है। जैसे गुडविल है, इंटेंगिबल है लेकिन उसकी वैल्यूएशन निकाली जाती है। 4 मेथड्स होते हैं उसको निकालने के। स्वामित्व एवं सत्वाधिकार, इसमें ये देखा जाता है कि एग्जिस्ट भी कर रही है, वैल्यूएशन भी निकल रही है, लेकिन वो प्रॉपर्टी वो एसेट कंपनी की है या नहीं है, कंपनी की ओनरशिप है या उसमें नहीं है। तो सत्यापन में, वेरिफिकेशन में इन तीनों ही चीजों को शामिल किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, ऑल द अबव। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।